जी अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? जी ठीक है जी। अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। बिलाल अज़हर मेरा नाम है। मोस्टली आप सब लोगों को आईडी है, ऑब्वियसली आपने इनरोल करवाया है। एडवांस टैक्सेशन जो है वो मैं पिछले, मेरे ख्याल में अब 14 ईयर्स शायद हो गए हैं। 2010 से मैंने स्टार्ट 11 से सॉरी स्टार्ट किया था और फाइनल को ही पढ़ा रहा हूँ। क्वालीफाई मैंने 2010 में किया था। जैसे मैंने क्वालीफाई किया था उसके बाद से मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। ठीक है जी। तो ये पता नहीं, मुझे पता नहीं, याद भी नहीं है कि मैं कितने सेशन पढ़ा चुका हूँ। बाकी का इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो होता रहेगा। ठीक है, आप लोग चूंकि मोस्टली ऑनलाइन है, तो अब ऑनलाइन में फिर पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन लिया जाए। अच्छा, क्लास हमारी जो है वो, उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो 8 to 10 है। आप सब लोगों को ऑब्वियसली आइडिया ही है। और पेपर आपका टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के नाम से है। पहले इसका जो पुराना नाम था वो एडवांस टैक्सेशन था। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ आपके पेपर के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सारा, कि किस तरह से हमने प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना ड्यूरेशन है, किस तरीके से पढ़ना है। और ये जो सी फैप का पेपर है ये एज़ कम्पेयर टू कैफ का जो पेपर है टैक्स का, उससे किस तरह से डिफरेंट है। तो पहले हम ये सारा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जी, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। बेशक। रजिस्टर किस चीज़ का जी? रजिस्टर नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, होता इस तरह से है कि जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो मैं एक्सेल शीट पे करता हूँ। या समझ लें जिस तरह फिजिकल क्लास है तो उसमें एक वाइट बोर्ड होगा, बिल्कुल इसी तरह से ये ऑनलाइन क्लास में मेरे पास जो मीडियम है वो एक्सेल है। यानी एक्सेल को मैं एज अ वाइट बोर्ड के तौर पे यूज़ करता हूँ और एक्सेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि वो जो एक्सेल की शीट है ना, वो मैं फिर शेयर नहीं करता स्टूडेंट से, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वो पढ़ाते हुए क्या चीज़ है में आ गई वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन उसके बाद फिर जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स की हैबिट है कि वो आखिरी दिनों में पढ़ते हैं, तो फिर वो इशू आ जाता है उसके अंदर ना। तो इस वजह से एक्सेल की शीट में जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा, वो एक्सेल की शीट। ठीक है, तो उस पर फिर जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो आप अगर नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लें। ठीक है, लाइव क्लास के दौरान नोट करना चाह रहे हैं साथ साथ नोट कर लें। रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं अगर आप, तो आप रिकॉर्डिंग में भी ऑब्वियसली सुन सकते हैं, या अगर आप लाइव क्लास में ही में नहीं बना सके नोट, तो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपके पास अवेलेबल होती है। आप उसमें पॉज करके नोट्स वगैरह अपने बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक सेकंड से मुझे देते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्टरी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने पिछले लेक्चर से ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बजाय इसके कि अलहदा से मैं उस पर टाइम वेस्ट करूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको ना ओवरव्यू दे रहा हूँ आपके सिलेबस के बारे में, कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और उसको हमने किस तरह से कवर करना है। अच्छा, ये C505 पेपर का नंबर है जी। और इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है ना, जो मेजर, वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स की जो वेटेज आपके सिलेबस में उसने बताई हुई है वो 50 से 55 मार्क्स की है। अच्छा, इसमें अनलाइक कैफ जिसमें सर्टन रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन था लॉ का आपके सिलेबस में, और वो जो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन था वो बहुत ही आसान था। ठीक है, आप सब लोगों को भी पता है कि कैफ 2 लेवल पे, कैफ 2 में हमें नंबर है पेपर का। उसमें ज़्यादातर जो एग्जामिनर पेपर में पूछता था वो सैलरी का न्यूमेरिकल पूछ लेता था। ठीक है, दो चार थ्योरी की चीज़ें आप लोग याद कर लेते थे, या बिजनेस इनकम में एक सर्टन लेवल तक वो चीज़ें टेस्ट कर लेता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है जी। या इसी तरह से वो रिटर्न्स वगैरह और वो असेसमेंट्स वगैरह में से या एथिक्स वाले पोर्शन में से स्टूडेंट्स वो कुछ चीज़ें याद कर लेते थे और पेपर इजीली पास हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नहीं है जी। रीज़न बीइंग कि पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे
आप सब लोगों को पता है पेपर चूंकि ओपन बुक है तो थ्योरेटिकल टेस्टिंग नहीं होगी, यानी रिप्रोडक्शन वाला या जो क्रैमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं है। 100% जो आपका पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल आएगा, जिसको उसने डिवाइड किया होता है, किस तरह से डिवाइड किया होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन नहीं है जी, सारे का सारा जो इनकम टैक्स का लॉ है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। इनकम टैक्स का जो मेन स्टैचू है पाकिस्तान में वो है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये सारे का सारा कंप्लीट जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 220 के करीब सेक्शंस हैं, ठीक है। जी, मैंने आपसे इसीलिए शुरू में बता दिया था कि ये वाली जो फाइल है ना, ये आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है ना, आप उस रिकॉर्डिंग में इसको नोट कर लें, या आप इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने आपको एक रीज़न बता दी ना कि अभी तो ये शुरू में अभी स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा ऐसा फाइल पता नहीं कितने पेजेस की बन जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर जब स्टूडेंट जो हैं वो पेज नंबर 76 पे जाके मेरे से पूछते हैं जी ये क्या चीज़ थी, तो मैं नहीं भी बता सकता, ठीक है। तो फिर वो, और वो 76 पे जाके उन्होंने पूछना भी कब है, यानी मैंने अगर कल पढ़ाया है तो परसों नहीं पूछेंगे, वो 2 महीने के बाद जाके पूछेंगे, यानी आखिरी महीने में जाके पूछेंगे कि ये क्या था। तो इस वजह से फिर मेरे लिए ना वो इशू आ जाता है कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप नोट कर लें अपने पास, और कोई मसला है तो आप मेरे से तो पोज करवा लें। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, मुझे पोज करवा लें, मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। वैसे मैं पढ़ाता बड़ा स्लो स्लो हूँ, तेज़ नहीं पढ़ाता, आराम आराम से पढ़ाता हूँ, तो आपको मसला नहीं होगा नोट करने में। अच्छा, तो इनकम टैक्स के बारे में ये बता रहा था मैं आपको कि सारे का सारा जो ऑर्डिनेंस है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, इसके बाद किसी भी स्टैचू, जो स्टैचू होता है ना, ये जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और इसी तरह से सेल्स टैक्स जो है वो एक्ट है। ऑर्डिनेंस में और एक्ट में भी कुछ डिफरेंस होता है, वो अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन लॉ है ना वो पाकिस्तान में या तो वो ऑर्डिनेंस है या वो एक्ट है। जैसे कंपनीज एक्ट है 2017, सेल्स टैक्स एक्ट है 1990। ये इनकम टैक्स जो है इसका ऑर्डिनेंस है जो कि 2001 में आया था। अच्छा, अब ये जो लॉ होता है ना, लॉ एक बात याद रखिएगा, ये जो एफबीआर है ये नहीं बनाता। एफबीआर के पास पावर नहीं है कि पाकिस्तान में किसी भी लॉ को बनाया जाए, ठीक है। एफबीआर जो होता है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करता है। जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आपकी नेशनल असेंबली आती है और सेनेट आती है, ठीक। तो कोई भी जो लॉ है वो पहले हमेशा नेशनल असेंबली और उसके बाद फिर सेनेट, दोनों की अप्रूवल मैंडेटरी होती है। जब तक वहां से अप्रूव ना हो, मैं आपको अभी सारी बातों के जवाब देता हूँ जी, पहले आप जरा सुन लें मेरी बातें, फिर मैं आपको आपके जो क्वेश्चन हैं उसके खुद ही ऑटोमेटिकली उसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डिनेंस और एक्ट में मैंने आपको एक थोड़ा सा मेन डिफरेंस अभी बताना है। अभी से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस और या कोई भी जो लॉ पाकिस्तान में, फॉर डेट मैटर पता नहीं कितने लॉ हैं पाकिस्तान में, शायद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और सेनेट आते हैं, ठीक है। एफबीआर का जो काम होता है ना वो, एफबीआर समझ लें कि पाकिस्तान की जो टैक्स अथॉरिटी है उसका जो नाम है वो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और लॉ में उसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ हुआ है ना वो बोर्ड का हुआ हुआ है, एफबीआर का वर्ड नहीं यूज़ हुआ हुआ। जब आप अपना लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोर्ड का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, तो बोर्ड का वर्ड जहाँ भी यूज़ हुआ हुआ है उसका मतलब है कि वो एफबीआर है। तो एफबीआर ने उस लॉ की इंप्लीमेंटेशन करनी होती है, और फिर एफबीआर ने क्या करना होता है वो मैं आपको भी आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता आज एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब जो लॉ होता है ना वो लॉ में, यानी स्टोरी टेलिंग नहीं हो सकती लॉ के अंदर, यानी इसमें कहानियां नहीं बताई जा सकती। लॉ में तो उसने एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो है वो एक बात कर देनी है। मिसाल के तौर पे उसने लॉ में लिख दिया कि रिटर्न किस किस बंदे ने फाइल करनी है, किस डेट पे फाइल करनी है, किस किस ने रिटर्न फाइल नहीं करनी, ठीक है, ड्यू डेट क्या है रिटर्न की, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें लिख दी। लेकिन अब रिटर्न को फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से वो एफबीआर के पोर्टल पे जाके फाइल होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होंगे, वो कौन सा फॉर्म होगा जिस फॉर्म के अंदर, जिस फॉर्म को आपने फिल करना है तो रिटर्न फाइल होगी, वो फॉर्म डेवलप किस तरह से होगा, वो किस, उसका एक्सपेसिमन क्या होगा, ठीक है। या अपील्स की अगर मैं बात कर लूँ तो अपील, लॉ में उसने लिख दिया अपील कैसे होनी है, यानी कितने दिनों में होनी है, कौन कर सकता है, किस इशू पे कर सकता है, एंड सो ऑन। वहाँ पे लॉ में तो मेन चीज़ें लिख दी। लेकिन अपील के फाइल करने का प्रोसीजर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, कौन कौन सी अंडरटेकिंग जानी है, कौन कौन सा एफिडेविट वगैरह लगना है या नहीं लगना, एंड सो ऑन, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं ना वो फिर एक्सप्लेन की जाती हैं थ्रू रूल्स, ठीक है। इसीलिए इनकम टैक्स में भी आप देखेंगे कि इनकम टैक्स के रूल्स हैं, और सेल्स टैक्स में भी ये देखें सेल्स टैक्स के रूल्स हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है यहीं से कि ऑर्डिनेंस या एक्ट जो होता है वो मेन स्टैचू होता है, मेन लॉ होता है। और जहाँ पे भी वेर एवर रिक्वायर्ड कवर्ड है लॉ में, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वो जो है वो एक्सप्लेन कर दे रूल्स के अंदर जाके, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे उसके ख्याल में वैसे रिकॉर्ड के बारे में लॉ में लिखा हुआ है कि 6 ईयर्स के लिए टैक्स पेयर ने रिकॉर्ड मेंटेन करना है,
लेकिन वो कौन कौन सा सैलरी वाले बंदे ने कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है, जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसने कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है, कैश बुक रखनी है, मेमो रखना है, वाउचर रखने हैं, लेजर, क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। अब ये वाली चीज़ें वो लॉ में नहीं लिखेगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये रूल्स में जाके एक्सप्लेन की जाती है, तो ये डिफरेंस है। और एक बात और आपने यहाँ से याद रखनी है कि जो रूल्स होते हैं वो हमेशा सब सर्विएंट होते हैं एक्ट के, या स्टैचू के समझ लें। मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेन लॉ है आपका उसमें कुछ और चीज़ लिखी हो और रूल्स में कुछ और चीज़ लिख दी हुई हो। ठीक है, रूल्स हमेशा जो चीज़ें मेन लॉ में लिखी गई होती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन होते हैं। और अगर कोई ऐसी पोजीशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी भी लॉ के बारे में, सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं, सारे लॉज के बारे में ये है, तो हमेशा ये बात यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, रूल्स में कुछ लिखा हो, एक्ट में कुछ लिखा हो, तो फिर हमेशा जो एक्ट की प्रोविजंस होती हैं ना वो रूल्स की प्रोविजन को ओवरराइड कर देती हैं। उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दी कि रूल्स जो हैं ये एफबीआर इशू करता है, ये एक्सप्लेनेशन जो है ये एफबीआर, ये पार्लियामेंट नहीं करता। यानी अब पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि भाई सैली वाले ने कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है वो बताएं उधर बैठ के उसके ऊपर बहस करें। यार हमारे यहाँ तो आपको पता है कि पार्लियामेंट का लेवल ही कुछ और है। एक जो प्रॉपर पार्लियामेंट होती है, नेशनल असेंबली और सेनेट, जिसमें लोग बैठते हैं इलेक्टेड, उनका ये काम थोड़ी होता है कि वो सैलरी के डॉक्यूमेंट्स बताएं कौन कौन से रखने हैं, या अपील का तरीकाकार बताएं, या रिटर्न बताएं जी कि रिटर्न किस फॉर्म में अपलोड होगी। तो रूल्स जो होते हैं वो एफबीआर बनाता है। ठीक है, वो लॉ नहीं होता। जबकि जो स्टैचू जिसे ऑर्डिनेंस या एक्ट कहते हैं वो 1 साल का फर्क है ना यार, वो तो आता रहता है। वो जो है वो एफबीआर इशू करता है। ठीक है जी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ये 2001 में आया था, लेकिन 2001 में भी इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं हो गया था। ठीक है, 2001 में आया था और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस वक्त सीए इंटर होता था। तो मैं, ये शायद 2004 की बात है या हमें तीन की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हमें 4 की बात होगी शायद। तो उसमें वो मॉड्यूलर लेवल था, मॉड्यूल सी में पहली दफ़ा आई कैप ने जो 2001 के तहत जो पेपर लिया था ना वो 2004 में लिया था। तो ऐसा नहीं था कि 2001 में, वो मेरे वाली अटेम्प्ट में ही था, पहला पहला पेपर जो था 2001 का वो, उसमें मैं अपीयर हुआ था। यानी बताने का आपको पर्पज़ ये है कि ये नहीं था कि 2001 में जो लॉ आया है वो एक में ही इंप्लीमेंट हो गया है। 2001 से पहले 1979 का लॉ था, तो वो एक सर्टेन टाइम के लिए 2-3 साल उसके बाद भी चलता रहा है। ऐसा थोड़ी होता कि लॉ आ जाए और इमीडिएटली वो इन्फोर्सेबल हो जाए। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरह पहले लॉ आया, जब लॉ आया तो उसके बाद फिर एफबीआर ने देखा कि इस लॉ की जहाँ जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो वो जो है वो रूल्स में जाके बताई जाती है। ठीक है, तो वो रूल्स फिर बाद में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट से पास हो गया कि नहीं हो गया था, ये छोड़े इस तरह की बातें, वैसे तो हो ही गया था पास। अच्छा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तो अच्छा, इसी तरह से ये जो रूल्स हैं ये आपके लॉ में तकरीबन 250 प्लस हैं। यानी 250 के करीब रूल्स हैं जो लॉ में उन्होंने दिए हुए हैं। ये भी सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट है। और इसके बाद उसने आपके सिलेबस में लिख दिया है कि भाईजान जितने भी रेलिवेंट एसआरओज हैं एंड सर्कुलर्स हैं। एसआरओ क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ये भी अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ सिलेबस की एक्सटेंड तक क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितने भी एसआरओज और सर्कुलर हैं वो भी सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर इशू ये है कि आप अगर जाएंगे, देखिए मैं आपको अब एक साथ साथ बताता भी जाता हूँ जी। ये एफ बी आर की साइट है जी, fbr.gov.pk। ठीक है, इसको अब आप फ्रीक्वेंटली विजिट कीजिएगा जब तक आपका पेपर हो रहा है, आज से 6 महीने के बाद या उससे 6 महीने के बाद। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये नीचे अगर आप जाएंगे ना, लीगल रिसोर्सेज स्लैश पब्लिकेशंस, इसमें ना जितने भी एक्ट्स हैं टैक्स से रिलेटेड पाकिस्तान में, जितने भी ऑर्डिनेंसेज हैं, रूल्स हैं, एसआरओज हैं या नोटिफिकेशन हैं या सर्कुलर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन आपको कभी भी प्रैक्टिकली अगर चाहिए हो फ्यूचर में या अभी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये इनमें फ़र्क क्या है, ये क्या होते हैं, वो ऑब्वियसली हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एसआरओ या नोटिफिकेशन। ये देखें, इसमें इनकम टैक्स के एसआरओज हैं, मैं सेल्स टैक्स के एसआरओ पे अगर क्लिक कर लूँ तो ये आप देख लें, ये कितने एसआरओ हैं। ये 2024 में ही मेरे ख्याल में 9 10 एसआरओ सिर्फ 2024 में आ चुके हैं। ठीक है, और अगर आप इसके बॉटम पे चले जाएं तो ये कितने हैं जी, ये पता नहीं, ये टोटल 1471 एंट्रीज हैं इसके अंदर। मतलब 1471, 1471 एस आर ओज हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये एस आर ओज कब तक के हैं ये भी अगर हम देखें इसके अंदर, तो आखिरी एस आर ओ जो है वो है जी 1977 का। ठीक है, यहाँ तक जाके मेरे ख्याल में ये एफ बी आर वालों की बस बस हो गई है, क्योंकि कुछ एस आर ओ ऐसे भी हैं जो इनसे भी पुराने हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे नहीं दिए हुए।
अच्छा, तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये इतने सारे एस हम कहाँ से पढ़ेंगे, ये 1470 एस जो हैं क्या यही पढ़ेंगे बस? ये तो फिर ये 4 महीने का हमारे पास या 5 महीने का टाइम है, इसमें तो हम यही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आई कैप ने अपने सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ ये सिलेक्टेड एस जो हैं वो आपने पढ़ने हैं, या ये सिलेक्टेड सर्कुलर जो हैं ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स आपने याद रखने हैं। रूल्स ये हैं जी कि कुछ एस या कुछ सर्कुलर्स ऐसे होते हैं, बल्कि मोस्टली एस और सर्कुलर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप ये देखें, ये एक सर्कुलर है जी 1337 2020 में आया, ये उसकी डेट है, ठीक है। इसमें उसने हेडिंग लगाई हुई है जी कि ये जो फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, इनको उसने सेक्शन 73 की का सब सेक्शन 4 है, उससे एक्सक्लूजन दे दिया। यानी 73 का सब सेक्शन 4 उसमें कोई बात लिखी होगी जो सब मैन्युफैक्चरर्स पे एप्लीकेबल होगी, लेकिन इस एसआरओ के थ्रू उसने कह दिया कि भाई जो फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे वो सेक्शन 73 और उसका जो सब सेक्शन 4 है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो एसआरओ है ना, ये है स्पेसिफिक। ये जो स्पेसिफिक एसआरओ है ये उस एक्सटेंट तक तो आपके लिए रेलिवेंट है जिस एक्सटेंट तक आप इस फर्टिलाइजर सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या इस फर्टिलाइजर सेक्टर के आप कंसल्टेंट है। आप सीए की फर्म में हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, और वहाँ पे कोई फर्टिलाइजर सेक्टर का जो क्लाइंट है वो आपके पास आ गया, या आप उस क्लाइंट पे आप या उस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आई कैप का ज़्यादातर जो एम्फोसिस है वो उन एसआरओज या उन सर्कुलर्स के ऊपर है जो जर्नल है। जर्नल का मतलब कि उसमें जो प्रोविजंस हैं वो सभी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फिर ये जो एसआरओज और सर्कुलर्स हैं, सिलेबस में यही बात लिखी हुई है कि सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ वही वाले एसआरओज और सर्कुलर पढ़ने हैं जो जर्नल है, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल गाइडलाइंस के बारे में भी बता दी, और वो जो सर्कुलर और एसआरओज हैं वो मेरी बुक में दिए हुए होंगे, ठीक है। जो मैं आपसे शेयर करूंगा नोट्स वगैरह, या जो बुक होगी मेरी उसमें दिए हुए होंगे। आपको खुद से ज़रूरत नहीं है उनको जो है वो ढूंढने की कि भाई कौन सा जनरल है कौन सा स्पेसिफिक है, यही मैं देखता, इसी को देखने पे ही आपको 3 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको जरूरत नहीं है करने की, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो सर्कुलर आपको पढ़ाए जाएंगे याद रखिएगा, वही बस वही जनरल वाले सर्कुलर हैं, वही आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आपको खुद से ये लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया तरीका का। जी मैं आपको अभी सारा बताता हूँ, बुक के बारे में भी बताता हूँ, स्टेप वाइज चलते हैं ना जरा। पहले आपको सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आगे कवरेज लिखी हुई है ना वो पार्शल लिखी हुई है, कि ये सारे के सारे हमने नहीं पढ़ने, ये हमने पार्शली पढ़ने हैं, और पार्शली किस तरह से पढ़ने हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स का जो सिलेबस है ना वो एज कम्पेयर टू सेल्स टैक्स वो लेंथी है, काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो इसको आपकी जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो आपको पता है कि 4 मंथ्स का होगा, ठीक है। यानी आज ये पिछली दफ़ा का मैंने टाइम लिखा हुआ है, मैं हमेशा क्लास के स्टार्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही आखिरी के 1 2 महीने आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बेचैन, उनको बेचैनी शुरू हो जाती है कि सिलेबस का तो खत्म होएगा, ये है वो है, क्योंकि अक्सर लोगों ने तो सिर्फ दिल को मुतमिन करने के लिए क्लासेस लेनी होती हैं कि भाई क्लासेस खत्म होएंगी तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो बस इस जल्दी में होते हैं क्लासेस कब खत्म होगी, ठीक है। इसलिए मैं शुरू में ही ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैं एक अपनी पेस जो मेरी होती है ना उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। आप मुझे कहें नहीं जी आप 2 2 क्लासें ले लें एक एक दिन में, या ये 2 घंटे की क्लास है उसको बढ़ा के आप 3 घंटे की कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या 2 घंटे में से आप पढ़ाते जो हैं वो 1.5 या 2 2 घंटे हैं, तो आप पूरे 2 घंटे पढ़ाया करें, तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो 4 महीने ना इसी वजह से ये डिज़ाइन किए जाते हैं, इसी वजह से क्लास की जो टाइमिंग्स हैं और डेट्स हैं वो मैं हमेशा स्टार्ट पे बता देता हूँ जी। तो आज है जी 8 जुलाई, यहाँ से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं जी, और 8 नवंबर पे जाके 2024 पे जाके आपकी क्लासेस खत्म होगी, ठीक है। ये 4 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा, 3 वीक्स 3 डेज अ वीक आपकी क्लास होगी, 8 से 10 आपकी टाइमिंग है, ठीक है। अच्छा, तो इनकम टैक्स जो है ना इस पे अप्रोक्सीमेटली जो टाइम है ना वो 2.5 मंथ्स लगता है। ये एज कम्पेयर टू सेल्स टैक्स, अगर मैं फाइनल लेवल की बात करूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लेंथी है, लेकिन एज कम्पेयर टू सेल्स टैक्स ये आसान है इनकम टैक्स। अगरचे कुछ लोगों को के लिए ये रिवर्स है, कुछ लोगों के ख्याल में ये मुश्किल भी है, कि मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि इनकम टैक्स जो है वो फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, यानी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह की टेस्टिंग एग्जामिनर करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आसान है, लेकिन लेंथी है। तो इस पे तकरीबन 2.5 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। और ये मैं हमेशा आखिर पे पढ़ाता हूँ, यानी पहले मैं सेल्स टैक्स पढ़ाता हूँ, ताकि सेल्स टैक्स का अगर आप देखें तो सेल्स टैक्स की तकरीबन 40 मार्क्स की वेटेज है, और होता भी ऐसा ही है। आप अपने पिछले पेपर उठा के देख लें 8 10, तकरीबन 40 मार्क्स जो हैं वो सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस में से वो पूछ रहा है एग्जामिनर, और 60 मार्क्स जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस में से यानी इनकम टैक्स में से पूछ रहा है। तो पहले मैं सेल्स टैक्स पढ़ाता हूँ, उसका जो ड्यूरेशन है वो 1.5 मंथ्स है, 1.5 महीने।
जी, वो जो आपने एसआरओ की जिक्र कर रहे हैं हमजा, मैंने आप सॉरी आपका क्वेश्चन अभी पढ़ा है जी, वो जब हम रेलिवेंट सब्जेक्ट पे आएंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अच्छा। तो सेल्स टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ अगर मैं आ जाऊं, तो इसमें आपका जो मेन लॉ है जी वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है। ये गुड्स के ऊपर है। दो चीज़ें हैं, एक हैं आपकी गुड्स और एक हैं आपकी सर्विसेज। जैसे मैं आपकी फर्म की अगर एग्जांपल ले लूँ, तो आपकी जो फर्म है वो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी वो ऑडिट की सर्विसेज देती है, वो टैक्स की सर्विसेज देती है, या कंसल्टेंसी की सर्विसेज देती है। तो अब उन सर्विसेज और सर्विसेज देने के बाद क्लाइंट को एक इनवाइस कर देती है। तो वो जो सर्विसेज की इनवाइस है, क्या उसके ऊपर सेल्स टैक्स एक्ट लगेगा जी? 1919 नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि सर्विसेज के ऊपर अलहदा से सेल्स टैक्स है, जिसे कहते हैं प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये बात याद रखनी है कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो मोस्टली आप लोगों ने कैफ लेवल पे भी पढ़ा होगा बेसिक्स का, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है। गुड्स का मतलब कि एक मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, फॉर एग्जांपल एक केमिकल का मैन्युफैक्चरर है या एक ट्रेडर है जो ट्रेडिंग करता है, जैसे ये होल सेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर जैसे फॉर एग्जांपल। तो वो जो चीज़ें बेच रहे हैं वो गुड्स में आएंगी, और उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी है वो ये सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में होगी, ठीक है। ये भी सारे का सारा आपके सिलेबस में है, लेकिन इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं वो आप देख लें, इनकम टैक्स के मुकाबले में सिर्फ 74 है। अच्छा। इसी तरह से यहाँ पे भी सेल्स टैक्स के रूल्स हैं 2006। ये ये टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है टाइम का। ये ऑब्वियसली 2006 में जाके एफबीआर ने मुनासिब समझा कि भाई ये सेल्स टैक्स में जो प्रोविजंस आ रही हैं ना, इनको भी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इनकी भी, ठीक है। तो वो 2006 में जाके उन्होंने रूल्स बना दिए। अच्छा, ये भी सारे का सारा आपके सिलेबस का पार्ट है जी, टोटल कंप्लीट। अच्छा। इसी तरह से एक और लॉ है जी, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके सारे, यानी ये आपका डायरेक्ट टैक्स है और ये सारे इनडायरेक्ट है। अच्छा, मेजर जो टेस्टिंग है आपके फाइनल लेवल पे, वो ये सेल टैक्स ऑन गुड्स में से होती है। यानी अगर 40 मार्क्स इसमें से आ रहे हैं ना, तो 40 में से 30 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है, इन दोनों से, ये दो। बाज़ दफ़ा 40 के 40 इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर क्या करता है कि एक और इनडायरेक्ट टैक्स है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, 8-10 नंबर का उसमें से पूछ लेता है। जैसे आपके पिछले पेपर में उसने फेडरल एक्साइज में से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, मेरे ख्याल में 10 एक नंबर है या 8 नंबर है। तो ये भी आपके सिलेबस में है। यहाँ इसमें जो डिफरेंस है सेल्स टैक्स के मुकाबले में, वो ये है कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो सिलेक्टिव सेक्शंस आपके सिलेबस में सिर्फ 18 सेक्शंस हैं। पहले जो 18 सेक्शंस हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, इसके अलावा जो बाकी के सेक्शंस हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वाला पोर्शन है, ये अलहदा से आपके सिलेबस में इसकी वेटेज होती थी 10 मार्क्स की, मेरे ख्याल में। जब अलहदा से वेटेज होती थी तो फिर एग्जामिनर के लिए मैंडेटरी था कि एग्जामिनर इस एरिया में से पेपर में लाजमी पूछता था। फिर हिस्टोरिकली ये आई कैप ने शायद आपके समझ ले फैसिलिटेट किया स्टूडेंट को कि इस एरिया में ना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा वीक थी। यानी इवन जब बल्कि जब आपका पेपर ओपन बुक हो गया ना, तो ओपन बुक के बाद इस एरिया में से एग्जामिनर थ्योरी थ्योरेटिकली तो पूछ नहीं सकता था। पहले इसमें से थ्योरेटिकली पूछता था। जब थ्योरेटिकली पूछता था तो 18 सेक्शंस थे, बच्चे जो हैं वो क्रैमिंग करके रटे मार के चले जाते थे, पेपर में जवाब दे देते थे थ्योरी का। जब वो पेपर ओपन बुक हुआ ना, आज से कुछ 4-5 साल पहले, तो अब यहाँ से वो जब थ्योरेटिकली नहीं टेस्ट कर सकता था, उसने यहाँ से न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दिया। तो फिर न्यूमेरिकल बच्चों से नहीं होता था इसमें, यानी इसमें ऐसे ऐसी अटेम्प्ट्स भी आई हैं जिसमें 1%, यानी 100 में से एक बच्चा पास हुआ, 2%, 3%, मैक्सिमम इससे ज़्यादा ऊपर जाती नहीं थी रेशो। तो फिर आई कैप ने इसके ऊपर डिस्कशन भी की डिफरेंट टीचर्स वगैरह से, और फिर एक रिकमेंडेशन ये आई जिसकी वजह से ऑब्वियसली स्टूडेंट का जो पासिंग रेट था वो ऑब्वियसली गिर जाता था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी लाजमी आता था और पासिंग परसेंटेज भी ना होने के बराबर थी, यानी किसी को भी नहीं आता था क्वेश्चन। तो वो 10-12 नंबर जो थे वो तो वैसे ही निकल जाते थे पेपर में। नहीं, 100 नंबर का अगर पेपर है तो 100 में से 90 पीछे बचे, तो ऑब्वियसली पासिंग परसेंटेज फिर। तो फिर उन्होंने एक ये काम ये किया है कि इसको ना आप कंबाइन कर दिया है सेल्स टैक्स के साथ ही। तो अब इसमें एग्जामिनर की मर्जी होती है। पिछली अटेम्प्ट में मैं जैसे आपको बताया कि उसने इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया है, उससे पहले के जो 2-3 पेपर हैं उसमें नहीं पूछा। तो अब ये बस एक फ़र्क पड़ा, ठीक है। बहरहाल ये मुश्किल नहीं है, आसान है। आसान है। ये नहीं है कि मैं जब अभी आपको बताया कि 1% या 2% परसेंटेज थी तो पता नहीं क्या चीज़ है, ये आसान सा है ये, प्रोवाइडेड के रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए, ये अंडरस्टैंड कर लिए। अच्छा, इसके बाद एक जो तीसरा एरिया है ना इसके अंदर, वो है जी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अच्छा सॉरी, इससे पहले इसी तरह से ये इधर लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह से फेडरल एक्साइज के जो रूल्स हैं वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, अब चूंकि वो आपके जो सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ 18 सेक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट हैं।
उन 18 सेक्शन से रेलिवेंट जो भी रूल्स हैं आपके लॉ के अंदर, इसके अंदर, ये वो आपकी सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, वो जो रूल्स हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 1 to 18 आपके सिलेबस का पार्ट है तो रूल्स भी 1 to 20 होंगे, या 1 to 25 होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट होंगे। ऐसा नहीं है, वो डिफरेंट रूल्स हैं, कोई रूल नंबर 10 है, कोई रूल नंबर 27 है, कोई रूल नंबर 40 है। वो जो भी रेलिवेंट रूल्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, फिर और ऑब्वियसली वो जो रूल्स हैं वो मैंने आप जैसे आपको पहले बताया कि वो जो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा उसमें वो दिए हुए होंगे, आपको खुद से उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना या सर्च नहीं करना। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया कि जो ये 18 सेक्शंस हैं इनसे रेलिवेंट जो भी रूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो मर्जी कहा जाए उन्हें अपनी मर्जी करनी होती है, तो इसलिए मैं उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्लास में बता दिया करता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जी, रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाते हैं ना, ये क्वेश्चन आप बाद में अगर पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है, पर अभी मैं सिर्फ तो जो फूड है ना उसको उन्होंने एफबीआर ने भी और ये जो प्रोविंशियल लॉज वाले हैं ना, इन्होंने आपस में मिलके एक कंसेंसस कर लिया हुआ है कि जो फूड है वो गुड्स में नहीं आता, वो सर्विसेज में आता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो जो होटल वाले आपको जो बिल देते हैं उसके ऊपर वो सर्विसेज वाला सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, गुड्स वाला नहीं करते। अब फूड क्यों सर्विसेज में आएगा वो एक अलग एक टॉपिक है। ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर आप कभी किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं और उन ग्रोसरी स्टोर पे कोई आइटम वगैरह आप परचेज करें तो आप देखिएगा उसके ऊपर जो है वो गुड्स वाला सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके बाद एक आखिरी जो चीज़ आपकी सिलेबस में है जी वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है ऑन सर्विसेज। अब हमारे 4 सूबे हैं जी, तो चारों सूबों में प्रोविंशियल लॉ है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो चारों जो लॉज हैं ना वो पूरा पूरे लॉज हैं, वो इवन ये इससे भी बड़े हैं। नहीं, पंजाब में पंजाब सेल्स टैक्स है। एक सेकंड में आपको अगर दिखा दूँ, सिर्फ सरसरी सा दिखाने लगा हूँ जी, एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली बाद में। ये देखें, ये प्रोविंशियल लेवल पे ना ये 5 लॉज हैं। यहाँ से मैं ऑनवर्ड्स दिखा रहा हूँ आपको ये। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2000, क्योंकि सर्विसेज जो है ना यानी जो आपके सूबे हैं वो अलग अलग एक समझ लें पूरी एक आजकल पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी एक गवर्नमेंट है, पूरा एक मुल्क समझ लें है। यानी सिंध वाले जो हैं वो सिंध में एक सर्टन पार्टी की गवर्नमेंट चलती आ रही है तो उनके लिए वो एक किस्म का पूरा मुल्क है। पंजाब में कभी किसी की गवर्नमेंट होती है, कभी किसी की होती है। केपीके में कभी किसी की गवर्नमेंट होती है, बलूचिस्तान में भी। तो तो ये एक नहीं है, यानी सिंध की पॉलिसी लाजमी नहीं है कि पंजाब के साथ अलाइन हो, बल्कि हमेशा उलट ही होंगी। रीजन भी इनके गवर्नमेंट्स वगैरह डिफरेंट होती हैं, और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को राइट दे दिया गया है कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेशन का राइट है वो सूबों का है। ठीक है, तो इस्लामाबाद में सर्विसेज का लॉ है, लेकिन इसमें जो रेगुलेटर है वो एफबीआर है, क्योंकि इस्लामाबाद तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। सिंध में और इस्लामाबाद में जो रेट है सर्विसेज के ऊपर वो 15% है। सिंध में ये लॉ है जी सर्विसेज का 2000, ये सबसे पहले सिंध में लगा था सर्विसेज के ऊपर टैक्स। इसमें जो रेगुलेटर है वो एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। और इसमें जो रेट था वो इस दफ़ा बजट में उन्होंने 15 कर दिया, पहले 13 होता था, इस दफ़ा ऑब्वियसली 15 है। ये मैं आपको जो पिछले नोट्स ओपन करके बता रहा हूँ तो ये उस वक्त का है। ठीक है, अभी आपने नोट करना है कि सिंध में भी 15 है रेट। पंजाब में पीआरए है जी रेगुलेटर, यहाँ पे 16% रेट है सर्विसेज के ऊपर जो स्टैंडर्ड है। अभी किसी ने रेस्टोरेंट की बात की तो ये चूंकि ज़्यादातर लोगों को पता होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाना खा रहे हैं, अगर वो आपको बिल देता है तो उस पर कभी ऑब्जर्व कीजिएगा उसने आपको 16% चार्ज किया होता है। हाँ, पंजाब के लॉ में ये एक प्रोविजन है कि अगर आप पेमेंट जो है वो कार्ड के थ्रू करेंगे तो फिर जो रेट है वो 16 से कम हो जाता है। 16 से कम होकर कितना हो जाता है जी? पंजाब में भी ये लॉ है, इस्लामाबाद में भी है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये काम तो आप सब लोग करते हैं ना फर्मों में, आप शुबे तो खाते हैं टका के, तो आप सबको पता होगा मोस्टली। ठीक है, ये फर्मों में ना भी करते हो तो आजकल जो है वो चले छोड़े इस चीज़ों को। तो लॉजिक उसकी तरफ आएंगे ना यार, जब जब पढ़ाऊंगा यार मैं। ठीक है, लॉजिक यही है कि वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। खुद से सोचें ना कभी कोई चीज़, कि आप अपने बारे में खुद से सोचें कि आप एक बंदे को कैश में पे करें या एक बंदे को अपने चेक के थ्रू पेमेंट करें या अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करें। कल को अगर एक बंदे ने आपको पकड़ना हो तो कौन सी वाली ट्रांजेक्शन में आपको पकड़ सकता है अगर आपने 2 नंबरी किया है, खुदा ना खास्ता। खुद सोच के बताएं, बताएं जी। हाँ, तो फिर यही लॉजिक है। ठीक है, सारी लॉजिक ऑब्वियसली क्लास में पॉसिबल नहीं होगा एक्सप्लेन करना, कुछ के केसेस में आपको खुद से भी सोचना होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से केपीके है जी और इसी तरह से बलोचिस्तान है।
तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रेट है सर्विसेज के, इन सब में रेट्स अभी भी यही है। मैंने आपको बताया एसआरबी में जो है वो 13 से 15 हो गया रेट, ये अब आपने याद रखना है। जबकि एफबीआर में जब आप गुड्स बेचते हैं तो गुड्स की सेल के ऊपर जो रेट है वो कितना है जी, बताएं। यहाँ पे कितना रेट है? 18% है, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 लॉज हैं जी। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बड़े लेंथी लॉज हैं पूरे पूरे। इनके जिस तरह सेल्स टैक्स का है ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी है कि इनके भी पहले एक्ट है, फिर उसके रूल्स हैं, फिर एसआरओज आए हुए हैं, फिर सर्कुलर आए हुए हैं बेतहाशा। पंजाब में भी ऐसा ही है, एसआरबी में भी ऐसा ही है। लेकिन ये इसके बारे में आपके सिलेबस में ये बात लिखी हुई है कि इन पांचों के पांचों लॉज में जो कॉमन प्रोविजंस हैं, एक तो पहली चीज़ कि ये पांचों के पांचों जो लॉज हैं इनके जो एक्ट हैं सिर्फ वही आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। यानी ये वाले जो एक्ट्स हैं ना सिर्फ ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इन एक्ट्स के अलावा अगर कोई रूल्स हैं जो कि सब में हैं, या एसआरओज हैं या सर्कुलर हैं, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ उसने एक और बात बता दी कि इन पांचों के पांचों लॉज में जो कॉमन प्रोविजंस हैं, लेकिन अब आई कैप का जो पेपर होगा वो तो पूरे पाकिस्तान में एक ही होगा ना। तो ये एक बड़ा ऑड सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि आई कैप जो है वो पूरे पाकिस्तान में पेपर हो रहा है, क्वेटा वाले बच्चे से कहे जी कि पीआरए के लॉ में जो वो प्रोविजन लिखी है ना वो बताओ, ठीक है। या पंजाब वाले बंदे को कहे कि एसआरबी में जो वो वाली प्रोविजन थी वो एक्सप्लेन करो, या उसका न्यूमेरिकल पूछ ले, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने लॉ में एक सिंपल सिलेबस में, सॉरी, सिंपल सा रूल बना दिया है, और आई कैप इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जब से ये आपके सिलेबस में आया है। तो एक आधी अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि उसने एक पर्टिकुलर लॉ में से पूछ लिया, लेकिन फिर जब आई कैप ऑब्वियसली जब पेपर होता है ना तो उसके बाद फिर वो स्टेक होल्डर से कमेंट्स लेता है उसके बाद, और वो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होती है उसके अंदर, जो सजेशंस दी जाती हैं उसकी बेस पे। तो उसके बाद से मैं ख्याल में जब से आपका पेपर ओपन बुक हुआ है ना, आई कैप इसी लॉ को ही फॉलो कर रहा है कि इन सारे के सारे प्रोविंशियल लॉज में जो कॉमन प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा नहीं है, 10 12 15 हैं बस, बट दैट्स इट। उनमें से ही सिर्फ पेपर में टेस्ट करता है, ठीक है। और मैक्सिमम इन लॉज में जो टेस्टिंग हो रही है वो 3 4 5 नंबर की मैक्सिमम, बाज़ दफ़ा तो होती नहीं है। ऐसे अटेम्प्ट्स भी आपको मिलेंगे जिसमें से मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सारे की सारी जो टेस्टिंग है वो, एक सेकंड, सारी की सारी जो टेस्टिंग है वो ये सेल्स टैक्स एक्ट में से हो गई है यहाँ से, ठीक है। या जैसे मैंने बताया कि एक आधा क्वेश्चन बाज़ दफ़ा वो यहाँ से भी पूछ लेता है। और बाज़ सिचुएशन में इन एरियाज में से ये जो आखिरी वाला है, इनमें से 3 4 नंबर का पेपर में ये दो दो एक नंबर का पूछ लेता है, ठीक है जी। जी जी। जो गुड्स हैं, गुड्स की के ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक ही रूल है, 18% टैक्स लगेगा और वो एफबीआर को जाएगा। एफबीआर जो है वो पूरे पाकिस्तान का रेगुलेटर है, फेडरल फेडरल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है ना, इसलिए एफबीआर को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। इसी तरह जो इनकम टैक्स का लॉ है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। लेकिन जो सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 18वीं तरमीम हुई थी, ये 2008 या 9 में, मेरे ख्याल में, या 10 में हुई थी, जरदारी साहब के दौर में हुई थी, जिसमें उन्होंने, ओबियसली जरदारी साहब के सब लोग इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान में, आपको पता है कि ये इस तरह की 2 नंबरियाँ करते हैं। उसमें उन्होंने सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेशन का राइट था वो प्रोविंसेस को दे दिया था, ठीक है। तो सर्विसेज के ऊपर अब फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता, जिस तरह एग्रीकल्चर इनकम है ना, तो अब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स ना करने का सबसे जो मेन बहाना हमारे हुक्मरानों के पास है ना, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि इन्होंने, इन्हीं लोगों ने बनाया, इन्हीं ये लैंडलॉर्ड्स ने और फ्यूडल्स ने, और ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं जो, सेकंड या खत्म हो गया।
जी, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। तो सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनली टैक्स की जो कलेक्शन का राइट है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इसलिए इनकम टैक्स में आपने आप सब लोगों को आइडिया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है। बिल्कुल इसी तरह सर्विसेज के बारे में है, ठीक है। तो ये पहले मैं सेल्स टैक्स पढ़ाता होता हूँ जी क्लास में। ये अभी ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, तो उसके बाद आज से जो है वो या कल से हम सेल्स टैक्स स्टार्ट करेंगे। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है 1.5 मंथ्स का है, और इसके ऊपर जो वेटेज है वो 35 से 40 मार्क्स की है, ठीक है। एक आखिरी पोर्शन भी आपके सिलेबस में है एथिक्स का। एथिक्स में 5 मार्क्स नॉर्मली वो टेस्ट करता है, 5 से 10 नंबर का उसने दिया हुआ है पेपर में, लेकिन जनरली 5 नंबर, बस एक आधी अटेम्प्ट में 6-7 नंबर का भी पूछ लिया, 8 नंबर का भी, लेकिन जनरली 5 मार्क्स का एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करता है। इसमें जो आपके आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स है ना, पर्टेनिंग टू टैक्सेशन प्रैक्टिसेस, सारे के सारे नहीं है, सिर्फ जो टैक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड एथिकल एरियाज हैं, या जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ना एथिक्स के, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर एंड सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आपके उसी में से जनरली एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करता होता है, ठीक है। इसमें आप लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे जी, क्योंकि ये एथिकल एथिक्स का जो एरिया है ये ऑडिट में बड़ी डिटेल से है आपके सिलेबस में। हर में अकाउंटिंग में भी अब आ गया है, शायद लॉ में भी आ गया है। बहरहाल इससे रिलेटेड जिस जिस लेवल की आई कैप टेस्टिंग करता है, उससे रिलेटेड 8, 10, 15 के करीब क्वेश्चन जो हैं मैंने अपनी बुक में बनाए हुए हैं। वो क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपको जनरली आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह से एग्जामिनर पेपर में टेस्ट करेगा। ये बुक भी आप पेपर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। पेपर में लेने से मुराद आई कैप अवेलेबल करता है ऑनलाइन। तो तो हाँ, ये ऑब्वियसली आई कैप को इसको कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या है कि वो जो हर सब्जेक्ट में उसने एथिक्स डाले हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो फॉलो ऑब्वियसली आई कैप की जो अपनी फर्म्स है वो नहीं करती। और इवन सॉरी टू से बाज़ केसेस में आई कैप के जो अपने स्टेक होल्डर, आई कैप के काउंसिल मेंबर्स हैं, वो भी नहीं करते। तो फिर बच्चों को पढ़ाते हैं बहरहाल वो कि ये फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, तो ये है जी टोटल आपके 100 मार्क्स की वेटेज। आपका पेपर जो है वो ओपन बुक होगा। अब हम जरा किताब की बात कर लेते हैं जी। किताब आप खुद से कोई भी नहीं लेके जा सकते पेपर में, ठीक है। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आई कैब ने लिख दिया था सिंपली कि कोई भी बेयर एक्ट आप पेपर में लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब आई कैब ने रूल ये बनाया हुआ है जी कि आई कैब खुद से, दो चार ऑथर्स हैं उनके जो बेयर एक्ट्स हैं वो खुद से अवेलेबल करता है पोर्टल पे। आपको एक्सेस देता है, आपको सिर्फ वही वाले जो बेयर एक्ट्स होंगे वो आप पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल हो जाती है। पेपर आपको पता है कि आपका ऑनलाइन होता है ये वाला, और कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि ऑनलाइन से। और बेयर एक्ट जो हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आई कैब नॉर्मली मेरे ख्याल में पेपर से 1 या 2 महीने पहले, मेरे ख्याल में जब वो स्टूडेंट्स फी सबमिट करवा देते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो फिर उससे उसके बाद वो अवेलेबल करता है वो जो बेयर एक्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। उससे पहले आपने, उसका तरीकाकार क्या है, आपको कोई बुक वगैरह कोई बेयर एक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी बेयर एक्ट होगा अपडेटेड, वो आपके पास आपसे मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल में इनकम टैक्स का तो एफबीआर की साइट पे भी आ गया है, मुझे किसी ने बताया था। एक बात और याद रखिएगा, टैक्स में चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं, अभी पिछले महीने ही
बजट आया है जिसमें बेतहाशा चेंजेस आई हैं, तो टैक्स में हमेशा अपडेटेड बुक्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बजट में किसी लॉ में एक वर्ड भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो उससे सारी टैक्सेशन बदल जाती है। ठीक है, जब टैक्सेशन बदल जाएगी तो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ठीक, इस वजह से पुरानी बुक हरगिज इस अटेम्प्ट में तो हरगिज भी यूज़ नहीं करनी। जो बजट के बाद वाली अटेम्प्ट होती है ना, उसमें हमेशा अपडेटेड बुक्स आपने यूज़ करनी है। ठीक है, तो जो बेयर एक्ट है, मैं देख लेता हूँ एफबीआर की साइट पे है या नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स का आ चुका है जी, सेल्स टैक्स का आया है। सेल्स टैक्स का नहीं आया अभी। ठीक है, तो सेल्स टैक्स का आ जाएगा आपको, एक आधे हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ना हमने अगर सेल्स टैक्स से है तो अभी फॉर द टाइम भी आप लोग क्या कीजिएगा, इनकम टैक्स का तो जो 30 जून 2024 यानी अभी जो पिछला बजट आया ना, वो 29 या 30 को ही आया, फाइनेंस एक्ट अप्रूव हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस अपडेट कर दिया है ये। कुछ स्टूडेंट पुराने भी होते हैं जी, दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली पिछला पेपर नहीं दिया होता, या अगर दिया भी है तो अच्छा नहीं हुआ था, तो दोबारा से पढ़ना चाह रहे होते हैं। उन्होंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी होती हैं, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होता है कि वो जो चेंजेस आई हैं वो क्या है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार ऑर्डिनेंस, ये एक्ट के पॉइंट व्यू से या ऑर्डिनेंस के पॉइंट व्यू से ये है कि ये जो अदर देन ब्लैक फॉन्ट में है ना, यानी ये जो ब्लू फॉन्ट है, ये वो चीज़ है जो इस दफ़ा बजट में चेंज आई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस दफ़ा बजट में जो बोर्ड की डेफिनेशन है उसमें उसने कुछ चेंज कर दिया। वो क्या चेंज किया है, वो ये है। ठीक है, इसी तरह से बजट में जितनी भी चेंजेस आती हैं, क्योंकि अभी बजट पिछले हफ्ते ही आया है, अप्रूव हुआ है, वो बजट में जितनी भी चेंजेस आती हैं उससे रिलेटेड एफबीआर ना हर साल एक सर्कुलर इशू करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो बजट में चेंजेस आई होती हैं ना लॉ के अंदर, उनको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वो सर्कुलर अभी ऑब्वियसली एक दो हफ्ते में या इस महीने के आखिर तक आ जाएगा। ठीक है, वो सर्कुलर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको उससे भी हेल्प मिल जाएगी कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। ठीक। अच्छा, सेल्स टैक्स जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी आप फॉर द टाइमिंग ये जो 7 मई 2024 तक का अपडेटेड है, ये अपने पास सब लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, ये आप पेपर में यूज़ नहीं कर सकेंगे। पेपर में पिछली दफ़ा में हमें दो ऑथर का आई कैब ने अवेलेबल किया था, वो इस अटेम्प्ट में इस वजह से रेलिवेंट नहीं है कि इस दफ़ा तो बजट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आई हैं, बल्कि इवन पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। इससे पहले, इस बजट से पहले, जैसे ये आप सेल्स टैक्स में देखें कि इसमें उसने एक रेफरेंस दिया हुआ है, ये एक अमेंडमेंट लॉ भी आया है 2024 का, मई के अंदर, या हमें अप्रैल में आया था। फिर एक अप्रैल में ताजर दो स्कीम के से रिलेटेड भी लॉ आया है। फिर एक ऐसा रो जब भी किसी ने पूछा भी था, एफबीआर ने एक चेंज किया है कि जब तक सप्लायर डिक्लेयर नहीं करता आपको नहीं मिलेगा। वो भी तो बेतहाशा चेंजेस पिछले 6 महीने में आई हैं इस वजह से। और वो ऑब्वियसली वो जो लॉ था वो तो 6 महीने पुराना था ना, जो आई कैब ने बनाया हुआ था। आई कैब का लॉ ये होता है कि 6 महीने से पुरानी की चेंजेस आई कैब टेस्ट नहीं करता। तो वो अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, वरना मैं आप लोगों से शेयर कर लेता, वो मैं इस वजह से वो शेयर नहीं कर रहा, वरना हमें स्टूडेंट्स के पास है, वो अवेलेबल है, तो उसको ना पढ़िएगा। ये जो एफबीआर की साइट से मैंने आपको लिंक बताया है, यहाँ से डाउनलोड करके आपने, जब तक आई कैब अवेलेबल नहीं करता, ये सॉफ्ट कॉपी आपने यूज़ करनी है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर आपका 3.15 आवर्स का होता है, सवा 3 घंटे का पेपर है, वो आप सब लोगों को पता है। अच्छा, अब असल जो बुक है जी, मैं इसकी एक बुक अपनी भी पब्लिश करता हूँ, अभी तक उस बुक के 11th एडिशन तक, 11 एडिशन तक आ चुके हैं जी। इस दफ़ा इस बुक का 12th एडिशन आएगा। हर 6 महीने के बाद इसका एक एडिशन आता है जी नया, क्योंकि टैक्स में ऑब्वियसली फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो ये 12th एडिशन जब आएगा तब आपने परचेज करना है जी। अभी तो वो बुक जो 12th एडिशन है ना, वो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अभी पिछले वीक में ही बजट आया है, और बजट में चूंकि चेंजेस आई हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई एक चेंज आई है तो वो एक चेंज जो है उससे हो सकता है किताब में 20 न्यूमेरिकल चेंज हो जाए एक चैप्टर के अंदर। तो वो सारे न्यूमेरिकल्स को चेंज करना, फिर वो जो एक चेंज आई है वो कहाँ कहाँ इंपैक्ट कर रही है, उसको असेस करना। पूरी बुक में अब टैक्स ईयर भी आपका चेंज हो गया है, 24 से 25 हो गया है, तो उसके क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस की डेट्स चेंज करना, सोल्यूशन चेंज करना, एंड सो ऑन। इस तरह की सारी चीज़ें चेंज करते हुए भी मुझे टाइम लगेगा, यानी अभी 10-15 दिन वो लगेंगे। उसके बाद बुक पब्लिशिंग में जाएगी, और ये मोस्ट प्रॉबली आज से 1 महीने के बाद आपको अवेलेबल होगी, यानी 10 अगस्त तक ये बुक अवेलेबल होगी। इसकी पब्लिशिंग पैक करता है, पैक से भी ये बुक मिल जाती है, और पैक के जो डिफरेंट पब्लिक यानी जो बुक सेलर्स हैं जिसमें वहीद भी आता है, वहाँ से भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जब आएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले, बुक की पब्लिशिंग और बुक की अवेलेबिलिटी से पहले तक, जो भी रेलिवेंट चीज़ें हम क्लास में पढ़ रहे होंगे उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, लेकिन जब बुक आ जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, उसके बाद वो बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी जी। बुक सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलती, बुक आपको हार्ड कॉपी में मिलती है। हार्ड कॉपी में आपको परचेज करनी पड़ेगी। उससे पहले पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स टैक्स हम पढ़ेंगे उससे पहले 1 महीने में, 1-1.5 महीने में, तो उस 1-1.5 महीने में सेल्स टैक्स से रिलेटेड जो मटेरियल हमने पढ़ना होगा वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी तक मैंने सेल्स टैक्स का मटेरियल भी मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ, तो इसलिए इस वीक में मैं आपसे वो भी शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में मैं आपसे सेल्स टैक्स का जो मटेरियल है वो शेयर कर लूंगा। ठीक है, तब तक ऑब्वियसली वो हम चीज़ें वो वाली जो चेंजेस नहीं है वो भी हम पढ़ेंगे नहीं, जो चेंजेस नहीं आई, क्योंकि अभी तो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है ना पहले हफ्ते में, तो
नेक्स्ट वीक में मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ थी कि एक सेकंड में और कुछ चीज़ देख लूँ, कुछ और इसमें है बताने वाली। फैसलाबाद में हर जगह से मिल जाएगी। इवन इसमें यहाँ पर यहाँ तक होता है कि पैक वालों ने अपना एक ऑनलाइन नंबर दिया होता है, उस आप ऑनलाइन नंबर पे कॉल करके डिलीवरी भी ले सकते हैं पूरी दुनिया में। फैसलाबाद में नहीं, आप कहीं अगर पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए हैं, यूएई में भी मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, या मिडिल ईस्ट वगैरह में, या इवन आउटसाइड मिडिल ईस्ट, तो वहाँ पे भी आपको डिलीवरी हो जाती है। फैसलाबाद में भी कुछ बुक सेलर। जी अली, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वाई कैब ना पेपर से 1-2 महीने पहले, क्योंकि कोई पुराना स्टूडेंट अगर कोई यहाँ पे है, वो बता सकता है कि पिछली दफ़ा कब शेयर किया था आई कैब ने। जहाँ तक मुझे याद है ना, वो पेपर से 1 या 1.5 महीना पहले आई कैब ने अवेलेबल किया था, 1.5 या 2 महीना पहले मेरे ख्याल में। तो अभी बिल्कुल भी नहीं करेगा आई कैप शेयर, यानी आई कैप आपसे अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई और अगस्त तो कहीं नहीं गया, सितंबर में जाके करेगा। ऑथर तो दो ही हैं, एक ऐसे इस्लाम वाला है और एक और है मेरे ख्याल में। देखो, मैं पिछली दफा शायद मैंने सेव की हूँ, जो आई कैप ने दिए थे। क्यों जी, अगर कोई और पुराना स्टूडेंट है वो बता सकता है। दूसरा किसका होता है? एक ऐसे इस्लाम था और एक उजामा वाला था। जी। जी, आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है कि ऑथर का क्या क्या रेलिवेंस है यहाँ पे, कि ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट ने लिखा है, तो ऑथर उसका चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी एबीसी बंदा है, वर्डिंग तो सेम होगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि देखिए ना, अब आप मैंने आपको सिलेबस का भी ओवरव्यू दिया ना, ये वाला, ये कि अगर आप वैसे देखेंगे, इनकम टैक्स का लॉ आपको अलग से आपके सिलेबस में है, सेल्स टैक्स का है, रूल्स हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, एफईडी है, फिर जो रेलिवेंट सर्कुलर और एसआरओज है। अब कुछ ऑथर्स ने क्या किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ना आपके फाइनल लेवल के लिए अलग से एक बुक बनाई हुई है। यानी ये सारे के सारे जो रेलिवेंट लॉज हैं, प्लस जो भी रेलिवेंट सर्कुलर्स और एसआरओज है ना, उनको कंबाइन करके ना एक बुक बनाई हुई है। तो वो बुक आपके लिए फिर ज़्यादा रेलिवेंट होती है, कि उसमें सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड और आपके पेपर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ वो दी होती है। अब ऑथर वाइज अगर आप जाओगे तो फिर आपको ये जो सारे के सारे लॉज हैं, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने में पता नहीं, हो सकता है 8-10 ऑथर निकलें, तो वो फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आई कैब ने भी क्या किया हुआ है, ये जब पेपर आपका ओपन बुक नहीं था तो इवन पैक वाले भी मेरे थ्रू पब्लिश करते थे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद वो टाइमिंग का मसला हो गया और इस तरह के इश्यूज हो गए। जैसे मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने अभी निकाल के देखा है, आज से 2 अटेम्प्ट पहले ना पैक ने बनाया था। तो वो एक ही लॉ था, ये देखें। वो मैं इस वजह से ऑब्वियसली आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता कि वो अब लॉ चेंज हो चुका है, तो आप मिसगाइड हो सकते हैं उससे। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये पैक का था। ये एक अटेम्प्ट आई कैब ने पैक का भी दिया था, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली पैक वालों ने बंद कर दिया, तो फिर वो इसकी सिग्निफिकेंस इस पॉइंट व्यू से हो जाती है कि आपके फाइनल में चूंकि टाइम पेपर में रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, तो आपको तो सिर्फ एक ही बुकलेट में सब कुछ मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, वरना तो 8-10 बुकलेटों में से आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। एक ही किताब में ये देखिए, उसने इनकम टैक्स और ये ऑल एलिमेंट जो भी सर्कुलर्स थे, जो CFAP 5 के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने इस किताब में दे दिए, ठीक है। फिर रूल्स आ गए, फिर एसआरओ, फिर उनके सर्कुलर आ गए। मैं इस तरह करके एक बुक बना ली। इसी तरह से कुछ ऑथर्स ने ये बुक्स बनाई हुई हैं, जिसमें ऐसे सलाम वाला है और हुजैमा वाला है। तो ये दो ऑथर हैं जिनकी किताब जो है वो आपको अवेलेबल होती है आई कैप की तरफ से, ठीक है। आई कैप अपनी मर्जी से ऑथर्स से कांटेक्ट करता है। आई कैप का हमें नहीं पता कि वो किस बेसिस पे करता है। आई कैप अपनी मर्जी से कुछ ऑथर से कांटेक्ट करता है और उनके जो एक्ट्स हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं वो अवेलेबल कर देता है, ठीक है। तो वो अब आई कैप बेहतर बता सकता है जी, वो क्या क्राइटेरिया क्राइटेरिया। ठीक है जी। ये था जी एक जनरल सा ओवरव्यू आपके पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में, पढ़ना हमने किस तरह से है, किस किताब से पढ़ना है, और बाकी की सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, किताब मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी एक बुक है 12th एडिशन, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वो खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर वो आप किताब नहीं पढ़ना चाह रहे तो डिफरेंट ऑथर्स की भी अवेलेबल है, जिसमें खालिद पेटी वाला साहब हैं, मिर्ज़ा मनवर साहब की भी बुक अवेलेबल है मार्केट में फाइनल की, और एक आधे और ऑथर की भी मेरे ख्याल में शायद अवेलेबल है। तो मैं हमें ये दो ऑथर्स की है अवेलेबल, खालिद पेटी वाला की, और खालिद पेटी वाला की ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप वो बुक यूज़ करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली आप वो बुक खरीद सकते हैं। तो किताब जो आपने खरीदनी है, जो मेरी पॉइंट व्यू से रिकमेंडेड है, वो सिर्फ आपने 12th एडिशन लेनी है, जो कि मैंने आपको बताया था कि 10 अगस्त तक आएगी। जो बेयर एक्ट है वो आपने FBR की साइट से डाउनलोड कर लेना है, जब तक जो है वो आई कैप जो है वो अवेलेबल नहीं करता, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है सिलेबस से रिलेटेड या तरीकाकार से रिलेटेड तो बताएं। ये जो बुक होगी, इसमें जितने भी आपके पास पेपर होंगे, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे पिछली अटेम्प्ट तक के, वो एज पर फाइनेंस एक्ट 2024, अभी जो फाइनेंस एक्ट आया है, यानी जो बजट आया है,
वो फाइनेंस एक्ट उसको कहते हैं, फाइनेंस एक्ट 2024, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वो बुक आपने हमेशा यूज़ करनी है जिसमें एज पर द लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट लॉ एक्सप्लेन किया गया हो और उसके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल सॉल्व हुए हों। तो अब अगर आप आई कैप की वेबसाइट पर जाके आज से 2 साल पुराना आई कैप का पेपर निकालें, तो आई कैप ने सोल्यूशन भी दिए होते हैं, और उसका सजेस्टेड सोल्यूशन निकाल लें, तो वो जो सजेस्टेड सोल्यूशन है वो आज की डेट पे रेलिवेंट नहीं है, वो आज से 2 साल पहले जो लॉ था उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आज की डेट पे लॉ चेंज हो गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर केसेस में चेंज हो जाता है। तो फिर वो सोल्यूशन जो है आपने उस किताब से देखना है जिस किताब में फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आप बेयर एक्ट फिजिकल परचेज करना चाह रहे हैं तो दो बेयर एक्ट्स बड़े अच्छे हैं जी। एक खालिद पेटी वाला का होता है, और एक में हमें ऐसे इस्लाम वाला करता है, जिसमें सारे के सारे जो लॉज है ना ये वाले, वो कंबाइन एक ही किताब के अंदर होते हैं। तो अगर ऐसे ऐसा बेयर एक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आ गया है या फ्यूचर में आ जाएगा, तो आप फिजिकली भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाला लीजिएगा जिसमें ये सारे के सारे लॉज कंबाइन करके एक ही उसके अंदर बाइंडिंग के अंदर है। ऐसा ना हो कि आपको इसका अलग से लेना पड़े, इसका अलग से लेना पड़े, सेल्स टैक्स का, प्रोविंशियल का अलग से लेना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये भी इस तरह से ही होता है ना कि हर एक का अलग अलग लॉ है। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रैक्टिस में हूँ या मैं टैक्स में जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये इन सारी लॉ से रिलेटेड 8-10 किताबें होंगी। तो वो वाली उन कामों में नहीं जाना आपने, आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक किताब खरीदनी है। ठीक है, अच्छा अब हम कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए, वरना फिर हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। अभी हम ब्रेक कर रहे हैं 15 मिनट्स की। वीडियो वाला भी किसी ने मैसेज किया था, तो वो पॉसिबल नहीं होता जी। तो मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कितने पिछले काफ़ी मेरे ख्याल में ये पता नहीं कितना 25वां या 26वां सेशन होगा जो मैं पढ़ाने लगा हूँ। किसी भी सेशन में इस तरह से मैं करता नहीं हूँ कि वीडियो वगैरह ऑन कर लूँ। मैं नॉर्मली अपने घर से पढ़ाता हूँ, बड़े कैजुअल मैनर में पढ़ाता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको वीडियो ऑन करके अपना चेहरा दिखा सकूँ। वैसे आप मेरे से मिलना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी भी टाइम मैं अवेलेबल हुआ मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ बेयर एक्ट अभी आपने यूज़ नहीं करना। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो नोट्स मैं आपसे शेयर करूँगा सिर्फ वो आपने पढ़ने। ठीक, और बेयर एक्ट जब आपको बताऊंगा तब आपने यूज़ करना, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया, लिंकेज बता दिया कि सारा किस किस तरह से आपने कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट लेना है। जरूरत तो पड़ेगी ना आपको बेयर एक्ट की, जब वो पड़ेगी किस किस पॉइंट व्यू से बेयर एक्ट यूज़ करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपने पास किस तरह से लेना है वो मैंने आपको बता दिया, अभी यूज़ नहीं करना आप। ठीक है जी, तो अब हम ब्रेक कर रहे हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास, ये सेल्स टैक्स।
जी, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, अब जरा हम आगे चलते हैं जी। और इस पेपर के पॉइंट से अगर मैं डिस्कशन करूँ, इसका कंपैरिजन अगर मैं करूँ आपके गैफ लेवल पे जो पेपर आता है उसके साथ, तो यहाँ पे जो तरीका कार है ना टेस्टिंग का, वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कैफ। मैंने शायद स्टार्ट में भी आपको एक जनरल सी बात बताई हो कि कैफ लेवल पे स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो, आप में से मोस्टली कैफ लेवल के ही स्टूडेंट होंगे, मैं एग्जाम्शन वगैरह तो अब खत्म हो गई हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है जी ऑनलाइन इस वक्त जिसको कैफ टू पेपर की एग्जाम्शन मिली हो ड्यू टू एनी रीज़न, और वो अब जो है वो, या उसने कैफ टू ना पढ़ा हो और अब उसको C5 5 एक आधा होगा। मतलब ACCA की एग्जाम्शन है या किसकी एग्जाम्शन है, ICW किस तरह की एग्जाम्शन ली हुई है, तो वो एक आधी एक्सेप्शन होगी। बहरहाल उस, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है भी तो उसको भी जरूरत नहीं है परेशान होगी। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली बेसिक से लेकर चलता हूँ, अज्यूमिंग एज इफ कि आपको कुछ नहीं पता, तो वो तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सर मैं एक बात बताना चाह रहा था, उस पॉइंट व्यू से पूछ रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या क्या तरीका कार है स्टूडेंट का कि वहाँ पे थेरेटिकल टेस्टिंग भी है पेपर में और न्यूमेरिकल टेस्टिंग भी है। मेरे में 50% के करीब जो है वो थेरेटिकल टेस्टिंग है, और वो जो थेरेटिकल टेस्टिंग है वो ज़्यादातर क्रैमिंग वाली है। ठीक है। आवाज़, क्यों जी, आवाज़ का मसला है किसी को? जी, एक आधे स्टूडेंट का शायद मुझे मैसेज आया। ठीक है, अच्छा। तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ पे रेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, कि वो 50 मार्क्स जो हैं वो थेरेटिकल आते हैं पेपर में। अनफॉर्चुनेटली अभी भी आई कैप उसी पुराने वक्तों में रह रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली वो 50 मार्क्स जो हैं वो थेरेटिकल आते हैं। मैंने कैप लेवल पे पढ़ाया नहीं है, सिर्फ एक या दो सेशंस पढ़ाए थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाए थे आज से कोई, मैं ख्याल में 5 6 साल पहले, कोविड से पहले एक दो सेशन मैंने पढ़ाए थे। तो उस वक्त से मुझे याद है कि वो स्टूडेंट का तरीका कार क्या है कि वो जो थेरेटिकल वाले एरियाज हैं उनको बस याद कर लेता है। वो एथिक्स में से 8 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बेसिक से चीज़ों में से 8 10 नंबर, रिटर्न में से 8 10 नंबर का, सेल्स टैक्स की थ्योरी के 8 10 सवाल हैं, वो याद कर लेता है।
और 50 मार्क्स जो थ्रेटिकल होते हैं उसमें से को 30-40 नंबर उसके इस तरह से आ जाते हैं। बाकी का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है 50 मार्क्स का, उसमें से सैलरी का न्यूमेरिकल कर लिया, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत तो सारे लोग ही कर लेते हैं। तो इस तरह से कर कर आके वो एक 50 मार्क्स की जो वो एक थ्रेशोल्ड होता है वो इजीली क्रॉस हो जाता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी, तो कैफ टू लेवल पे जो पासिंग रेशियो है मेरे ख्याल में बहुत सारे पेपरों से मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है, या वन ऑफ द बेस्ट है। कि और आप में से भी अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी कैफ 6 था शायद पहले, या अब कैफ 2 है अब, उस पेपर को पास करने के लिए। क्यों जी, ऐसा ही है या डिफरेंट है? ठीक है। तो अब ये ऑब्वियसली आई कैप ने इस चीज़ को देखना है। मसला सिर्फ ये होता है कि जब ऐसी अप्रोच के साथ स्टूडेंट पेपर को पास करके सी फैप लेवल के पेपर में आता है ना, तो यहाँ पे आके आई कैप जो टेस्टिंग है वो टोटली डिफरेंट कर लेता है। अब यहाँ पे कैसे डिफरेंट होती है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन तो आना ही नहीं है कोई भी पेपर में। इन पेपर चूंकि आपका ओपन बुक है, तो थ्योरी की बात जाहिर सी बात है वो नहीं पूछेगा। यानी आपसे वो नहीं पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है सेल्स टैक्स में, या किस किस बंदे ने डी रजिस्टर होना है, या किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, किस किस ने नहीं करनी। कैफ में वो पूछ लेता है ऑब्वियसली। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा तो आप ऑब्वियसली वो पेपर बुक ओपन करेंगे और रिप्रोड्यूस कर देंगे आंसर। तो जाहिर सी बात है फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट है इतना तो उसको पता है कि कौन सा सेक्शन या कौन सा टॉपिक कहाँ पे है बुक के अंदर। थोड़ा बहुत तो सब लोग पढ़ के जाते हैं। तो फिर यहाँ पे टेस्टिंग का लेवल क्या है कि यहाँ पे 50% जो टेस्टिंग है ना, वो है आपकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है ना, तो चूंकि सारे का सारा सिलेबस सारे का सारा लॉ जो है आपके सिलेबस में है, तो वो क्वेश्चन इस तरह से बनाता है कि उसमें जो टॉपिक उसने पूछा होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉग में नहीं होता, एक पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं होता। तो आपको लिंकेज क्रिएट करना पड़ता है उसका जवाब देते हुए। लिंकेज इन द सेंस के एक पोर्शन जो है वो किसी सेक्शन में बताया गया होगा उसका, एक पोर्शन हो सकता है रूल में लिखा हो, कोई एक आधी बात उससे रिलेटेड किसी एसआरओ में या सर्कुलर में लिखी होगी। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है कि लिंकेज उनसे क्रिएट नहीं होता, यानी आंसर जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का वो करते हैं ना वो इनकम्प्लीट करते हैं। यानी वो समझते हैं कि बस ये इसने जो पूछा है ना इसका जवाब बस ये वाला सेक्शन है जिसके अंदर है। हालांकि उससे रिलेटेड 2-3 सेक्शंस और भी होते हैं। लॉ का मसला ये है कि लॉ में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो एक ही सीक्वेंस में नहीं दिए हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एओपी की टैक्सेशन फॉर एग्जांपल, आप सब लोगों ने कैफ में तो बेसिक लेवल से पढ़ी है। अब एओपी की टैक्सेशन से रिलेटेड 2-3 सेक्शंस एक ही सीक्वेंस में तो होंगे, लेकिन कुछ बातें एओपी से रिलेटेड सेक्शन 125 में लिखी हुई हैं, कुछ 225 में लिखी हुई हैं, कुछ 53 सेक्शन में लिखी हुई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब जब एग्जामिनर ने पेपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा है ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि वो जो जो भी सिनेरियो में उसने चीज़ें पूछी हैं वो सारी आप लिंकेज क्रिएट करके उसका जवाब दें। तो वो स्टूडेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना फाइनल लेवल पे, इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सबसे पुअर है। ठीक है, एक तो वो लिंकेज क्रिएट नहीं कर पाता यानी आंसर इनकम्प्लीट देता है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ड्राफ्टिंग का है जी। ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं है, यानी आंसर अपनी लैंग्वेज में लिखना या कन्वे करना नहीं आता। इंग्लिश में जवाब देना है आपने ऑब्वियसली, आपकी और मेरी सबकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है या पंजाबी है। इंग्लिश में जब लिखना होता है तो ऑब्वियसली सीए के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एक सर्टन बैकग्राउंड से आते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का कि ड्राफ्टिंग स्किल्स ऐसा उस तरह से नहीं होते। तो इसके ऊपर फिर आपको काम करना है। इसी वजह से आपके जो सीए का सब्जेक्ट है या कोर्स है उसमें उन्होंने डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या ड्राफ्टिंग स्किल से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स इनिशियल लेवल पे रखे हैं, और उनमें वो ऐड भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, स्पेशली ये जो ड्राफ्टिंग स्किल है ना, ये अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। यानी मैं आपको अब ये तो नहीं क्लास में बताऊंगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट की अंग्रेजी कैसे बनानी है। ठीक है, उसके लिए ये ज़रूर हो सकता है कि किताब आपको एक स्पेसिमन दे दी जाए, जो मैंने आपको बताया कि आपको बुक अवेलेबल होगी, उसमें एक स्पेसिमन आंसर हो कि आइडियली कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आइडियली आंसर कैसे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस आंसर को अब आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। अब खुद से प्रैक्टिस करने से मुराद कि आपने खुद से अब कंप्यूटर पे यानी वर्ड पे या एक्सेल पे वो टाइपिंग करके उसका आंसर लिखना है खुद से अपनी मर्जी अपने दिमाग से। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते। अब चूंकि आपका पेपर कंप्यूटराइज हो गया है, तो इसमें एक और तीसरा बड़ा जो मसला आ रहा है ना वो टाइम मैनेजमेंट का भी आ रहा है। पेपर ऑनलाइन है, तो ये पिछले दफ़ा जो है वो दूसरी दफ़ा पेपर था जो कंप्यूटराइज हुआ था। ठीक, तो टाइम मैनेजमेंट और ऑनलाइन प्रैक्टिस, ये वो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिन रीजंस की वजह से ना ये फाइनल लेवल पे जो पेपर है इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी फाइनल लेवल पे में हमें आपके 5 या 6-7 पेपर हैं तो उसमें अगर आप टैक्सेशन का पासिंग परसेंटेज देख लें तो वो पिछले जब से पेपर आपका ओपन बुक हुआ है ना इसकी पासिंग परसेंटेज काफ़ी हद तक ड्रॉप हो गई है। ठीक है, यानी आज से 4-5 साल पहले ये टैक्स का पेपर ओपन बुक हुआ था। जब जब तक ये ओपन बुक नहीं था यहाँ पे भी वही था कैफ वाला कॉन्सेप्ट। पेपर आसान था पास करना, रीज़न बीइंग कि यहाँ पे भी वही कुछ होता था जो कैफ में होता था, कि तकरीबन 30-40-50% मार्क्स जो थे वो थ्रेटिकल आते थे। जब थ्रेटिकल आते थे तो स्टूडेंट रिप्रोड्यूस कर देते थे पेपर के अंदर।
ठीक है, चीज़ें याद की हुई डेफिनेशन ये तक आ जाती थी पेपर, यानी आपको, आप आज से अगर 6 7 8 साल पुराने आई कैप के पेपर खोल के देखेंगे ना फाइनल लेवल के, तो वहाँ पे इवन फाइनल लेवल में भी वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेता था। ठीक है, अब वो चूंकि कॉन्सेप्ट ओपन बुक के बाद खत्म हो चुका है, तो जब से पेपर आपका ओपन बुक हुआ है, इस सब्जेक्ट की जो पासिंग परसेंटेज है वो गिर गई है। उसके गिरने की सबसे मेन रीज़न ये वाला एक इशू है, ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना 50%, इसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस है। ठीक, बाकी का जो 50% है वो न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में यहाँ पे अगेन जो टेस्टिंग का लेवल है ना वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, इवन सेल्स टैक्स में भी, अब आप सेल्स टैक्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन या जिस लेवल का क्वेश्चन कैफ लेवल पे आता है और जो फाइनल लेवल पे आता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा फर्क है तो अब आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे एग्जामिनर टेस्टिंग कर रहा है पेपर में। ठीक है, अगर आप अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि आपने किस लेवल तक जाके प्रिपरेशन करनी है, तो हो सकता है आपने अपने एंड से पूरी तैयारी की हो, सारी किताबें पढ़ी हो, 3 3 4 4 किताबें पढ़ के आप पेपर में गए हो, लेकिन पेपर में जो चीज़ें उसने आपसे पूछी हैं वो आपने पढ़ी ना हो या आपको पता ही ना हो। ठीक है, इस वाले एरिया में जनरली परफॉर्मेंस स्टूडेंट की अच्छी ठीक है न्यूमेरिकल वाले में, लेकिन ऑब्वियसली पास करने के लिए तो आपको 50 मार्क्स चाहिए ना। तो न्यूमेरिकल में भी एक सर्टन एक्सटेंट तक ही एक एवरेज बच्चा नंबर ले सकता है ना, यानी एक 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, तो उस 20 नंबर के न्यूमेरिकल में 100 में से जो 90 बच्चे बच्चे होंगे ना, या 95 95 बच्चे होंगे, वो मैक्सिमम 13 14 नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि 50 में से आप मैक्सिमम 35 तक नंबर ले सकते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट, जो एक अच्छा स्टूडेंट। लेकिन जो बाकी के मार्क्स हैं वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से भी लेने हैं, उसमें अगर आप वीक हैं तो फिर आप ओवरऑल 50 मार्क्स नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट व्यू से आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है जी। मैं दोनों पॉइंट व्यू से हमेशा, जो मैंने बुक बनाई हुई है उसमें क्वेश्चंस दोनों पॉइंट व्यू से मैंने दिए होते हैं, दोनों की इंशाल्लाह क्लास में मैं हम प्रैक्टिस भी करते हैं और या करवाता भी हूँ, और मैं साथ आपको गाइडलाइंस भी देता जाता हूँ। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा रोज़ का ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाता, और रोज़ का हमारा इसी तरह से होता है कि शुरू में पहले क्लास होती है तकरीबन घंटे की या 50 मिनट्स की, उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है और फिर आखिर पे आधा घंटे की एक वो हो जाता है सेशन। तो उसमें जितना भी पढ़ाया जाता है जी, उसको सिर्फ आपने डेली बेसिस पे आधा घंटा या घंटा रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद से एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद से, मैंने आपको सारी चीज़ें बता ज़रूर दी, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए उनकी तसल्ली कराने के लिए जो खुद से जा रहे हैं पढ़ना, वो ओबियसली पढ़ सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा सिर्फ वही आप पढ़ लेंगे और मेरी बुक से पढ़ लेंगे, और जो जो चीज़ें क्वेश्चंस जिस तरह से बताऊंगा प्रैक्टिस करना, वो अगर आप कर लेंगे, तो आप देखिएगा कि आप इजीली इस पेपर में पास हो जाएंगे। ठीक है, पास क्या हो जाएंगे, इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस पेपर में डिस्टिंक्शन भी ले सकते हैं। और पिछले जो 10 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मेरे ख्याल में 8 10 डिस्टिंक्शन स्टूडेंट्स की आ चुकी हैं। मेरे ख्याल में पिछली अटैम्प्ट में नहीं, उससे पिछली 3 कंसेक्टिव अटैम्प्ट्स में जो गोल्ड मेडल थे वो उसी स्टूडेंट के थे जिसने मेरे से पढ़ा था और उसी किताब से पढ़ा था जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि आप उसके बारे में फीडबैक लें डिफरेंट लोगों से, ऑब्वियसली आप फर्म्स में हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से, तो अपने सीनियर से उसके बारे में फीडबैक ले लें। सेकंड, या उसका पास रिकॉर्ड देख लें। अच्छा, या उस टीचर की बात मान लें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई मैं तो ऐतिन नहीं मानना, मैं खुद से टेस्ट करना। तो आप फिर चौथा आखिरी तरीका कार क्या होता है कि खुद से टेस्ट कर लें। अच्छा, खुद से टेस्ट करने का तरीका क्या क्या होता है कि वो टीचर जो आपको पहले 2 4 टॉपिक पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद सेल्स टैक्स का, तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर जो भी क्वेश्चन आई कैब में आया हुआ है आज से पहले 20 साल पुराना पेपर निकाल के भी आप देख सकते हैं, या इवन आई कैब को छोड़ें किसी भी इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में टैक्स का उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप करके देखें कि भाई क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। आई कैब का भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, अगर तो वो नहीं हो रहा या आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो टीचर, या आपने अच्छी तरह से लेक्चर भी अटेंड किया है, फिर इसका मतलब है कि उस टीचर में कोई मसला है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जाता है, उसके बाद ना फिर अपनी लाइन को सीधी कर लें, और उसके बाद लाइन सीधी करने से मुराद के, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ जो बड़े मेहनती होते हैं लेकिन ना वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ते सीए में। सही डायरेक्शन में इस वजह से नहीं पढ़ते कि उनको, उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती। वो कहते हैं यार मैं अथॉरिटी किताब भी पढ़नी है, मैं इस टीचर के लेक्चर भी पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, इसके भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इसके भी मेरे दोस्त ने यूएसबी में दिए हैं, इसके भी सुन लेता हूँ। तो और 4 4 किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे होते। और आपने अक्सर देखा होगा उनमें से भी अक्सर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं पेपर में। यानी एक स्टूडेंट जिसने पूरे सेशन में फॉर एग्जाम्पल 50 घंटे पढ़ा है एक सब्जेक्ट को अलग से अपने टीचर के अलावा, और एक है जिसने 200 घंटे पढ़ा है, आप ऐसा भी देखेंगे कि वो 50 घंटे वाला पास हो गया है, उसने एक ही जगह से पढ़ा है, और जो 200 घंटे वाला है वो फेल हो गया है, और उसको आप वैसे उससे पूछ लें, उसको हर चीज़ का पता है, लेकिन पेपर में वो नहीं हो रहा, हो पाता सक्सेसफुल। तो ये जो 3 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, इसके ऊपर रिसर्च करें, और उसके बाद अगर मेरे पे बिलीव है ऑब्वियसली, अगर नहीं है तो मैं आपको अभी से रिकमेंड करूंगा कि आप छोड़ दें मेरे से पढ़ना, उस टीचर से पढ़ें जिसके पास पढ़ने से आपके दिल को तसल्ली होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो, अल्टीमेटली मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि आप पेपर पास करें और आपका भी यही है। तो अगर तसल्ली हो जाती है तो उसके बाद फिर अपनी जो मंतकें हैं ना, या अपने जो लॉजिक्स हैं, उसको साइड पे रख दें। ठीक है, उसको साइड पे रखने के बाद जो टीचर बता रहा है ना, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बड़े आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब आप देखिए, मैं आपको
आखिरी चीज़ आज की, बाकी की बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। ये आई कैप का पिछला पेपर है। लेट क्लासेस का मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि 4 मंथ्स की क्लासेस की ड्यूरेशन है। तो वो देखें, आपने पहले से क्वेश्चन कर लिया है, तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही स्टार्ट में ये बात बता दी है कि आज 8 जुलाई है। तो 8 जुलाई से क्लासेस अगर स्टार्ट हैं, तो मैं ये जो 10-15 स्टूडेंट हैं इनकी वजह से जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, यानी मैं पढ़ाने को तो 3 महीने में भी क्लासेस खत्म कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ जो एक एवरेज स्टूडेंट को हजम नहीं होगी, वो मैं उसके पीछे वो जो 8-10 जो तेज़ बच्चे हैं, सिर्फ उनकी खातिर बाकी स्टूडेंट्स को तो नहीं कर सकता ना सेक्रीफाइस। यानी क्लास में अगर 400-500 बच्चा रजिस्टर है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो आखिरी वाला भी सबसे कमज़ोर है ना, वो भी पास हो जाए। तो उसकी चीज़ों को ऑब्जॉर्व करने की जो सलाहियत है वो आपके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, ये कम है। तो इसलिए ये मैंने जो 4 मंथ्स का आपको ड्यूरेशन बताया है ना, ना इससे आगे जाएगा टाइम, ना इससे पीछे आएगा। इन 4 महीनों में ही क्लासेस कवर होंगी, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको ये बताने लगा था कि अच्छा, आपका मैं आपको जैसे आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि आपका जो पिछला पेपर था ना, अब आप देखें इसमें, ये आपका ना जो लास्ट टाइम वाला था ना, इस दफ़ा वाला नहीं, उससे पिछली अटेम्प्ट वाला पेपर, ये कंप्यूटराइज्ड पहला पेपर था, कंप्यूटर बेस्ड। और ये पेपर मेरे ख्याल में जितने भी ओपन बुक पेपर हुए थे ना, उसमें सबसे आसान था, ठीक है। और उसमें भी आप देख लें, यानी बहुत आसान पेपर था। मेरा भी उस वक्त यही था कि ये पेपर बहुत आसान है और इसमें 50% से ज़्यादा पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें भी देख लें, इसमें भी ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज आई है ना, वो 33% आई है, ठीक है। और उसमें अगर आप जनरल कमेंट्स पढ़ेंगे तो देखिए उसमें लिखा भी हुआ है कि पिछले के मुकाबले में पिछली दफ़ा 27% थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 33%। तो बेसिकली ये, यानी इसमें भी आप देख लें कि 10 में से 3 बचे, या 100 में से 33 बच्चे पास हुए। हालांकि पेपर बहुत आसान था, यानी ये इसका जो लेवल है पेपर का, कि वो डिफिकल्टी लेवल बहुत ही कम था, वो आपको तब ओबियसली इसका एहसास होगा जब आप सारा सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद ये पेपर करें। लेकिन आप अभी से देख लीजिएगा कि जो पिछली अटैम्प्ट का पेपर आया है ना, यानी जो इस दफ़ा पेपर हुआ है जून में, वो इससे भी आसान आ गया है। यानी मेरे ख्याल मेरा तो भी इस अटैम्प्ट तक यही था कि ये पेपर सबसे आसान है, लेकिन पिछली अटैम्प्ट का पेपर उससे भी आसान आ गया है, ठीक है। तो अब आप देखते देखते हैं कि इसके अंदर क्या पासिंग परसेंटेज आती है। इसके अंदर भी अगर यही पासिंग परसेंटेज आई, तो इसका मतलब फिर यही है। अब आप उसके बाद ओवरऑल कमेंट्स अब आप पढ़ सकते हैं, तो रीज़न यही वाली होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये असल मसला है, ठीक है। इसके ऊपर आपने पहले लेक्चर से ही एम्फोसिस, मैं तो करूँगा एम्फोसिस, लेकिन आपने अपने एंड से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर इतना ही है। जाने से पहले एक और चीज़, मेरा ये मोबाइल नंबर है। अच्छा, इस पे एक आप लोग एक काम कीजिएगा जी, मैंने ना व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, 2 ग्रुप हैं, दो इस वजह से हैं कि एक फुल हो चुका है, तो मैंने दूसरा बना लिया हुआ है। इसमें मैं आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर लूँगा, जो लोग इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ ग्रुप्स पैक ने भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक बॉयज़ का ग्रुप है, एक गर्ल्स का है, एक ऑनलाइन का है, एक रिकॉर्डिंग का है, नहीं 4-5 ग्रुप वो हैं। फिर कुछ पिछले सेशन वाले बच्चे जो होते हैं, वो चूँकि प्रेजेंट सेशन में नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते उनका पेपर पास नहीं होता, तो वो मेरे से फिर पर्सनल क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज भी आ जाती है पेपर के करीब, जब मेरे पास व्हाट्सएप में एक ही दिन में 25-25, 30-30, 40-40 मैसेज बच्चों के पर्सनल आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता जी कि उन क्वेश्चंस को ना पर्सनली एक एक क्वेश्चन को पढ़ के आंसर किया जाए। स्टूडेंट इस पे ऑब्वियसली वो अक्सर कंप्लेन भी करते हैं कि यार उसे जवाब ही नहीं देते। तो फिर मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है। मैं हमेशा यही बच्चे को कहता हूँ कि यार मेरे से पर्सनल मैसेज ना करो, उस ग्रुप के अंदर अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं जवाब दे देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। तो इसलिए अगर आप पर्सनली कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, क्वेश्चन वगैरह करना चाह रहे हो, तो उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आप मैसेज करेंगे तो मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो उसमें अगर आप ऐड होना चाह रहे हैं, ये मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, इस पे मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पैक वाला जो ग्रुप है ना, उस पे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर लेते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो ना, तो वो उस पर आंसर हो जाते हैं। तो उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि वो पैक के ना 3-4 ग्रुप्स हैं। अब मेरे लिए, मैं फुल टाइम टीचर नहीं हूँ, ये बात आपको मैं बता दूँ, मैं पार्ट टाइम सिर्फ टीचिंग करता हूँ, फुल टाइम मैं जॉब करता हूँ, प्लस और भी अदर इश्यूज़ भी, ऑब्वियसली फैमिली के भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक दिन में 5-5, 6-6 जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उनमें हर बंदे की क्यूरी पर्सनली जवाब दूँ। इसलिए मैंने आपको पहले दिन ही ये बात बता दी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो एक एक ग्रुप बनाया हुआ था, वो एक चूँकि फुल हो गया तो वो दूसरा बन गया।
वरना वो एक ही था। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक ही ग्रुप को मैं सिर्फ देखता हूँ, और उसमें जो क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे होते हैं वो मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए हर सेशन में मैं ऐसे ही करता हूँ कि वो नंबर शेयर कर देता हूँ अपना, और उस ग्रुप में स्टूडेंट को ऐड कर लेता हूँ। तो जो लोग उसमें ऐड होना चाह रहे हैं, जो उनके लिए मैंने ये नंबर शेयर कर दिया है, वो जो है वो ऐड हो सकते हैं जी, ठीक है। आज का लेक्चर इतना इतना ही है जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। हाँ, वो पैक के ग्रुप में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। कुछ महीने तक अगर आप भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है वैसे, ठीक है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट को आदत पड़ी होती है ना, मैं इस बात से नहीं आप कह रहा, वैसे जनरली बता रहा हूँ कि वो शॉर्टकट की है। तो वो शॉर्टकट वाला अगर आप तरीका छोड़ दें खुद से, थोड़ी सी एफर्ट अगर खुद से भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट जो है ना वो पैक वाले लेते हैं जी। वो ना मंथली टेस्ट होते हैं। पैक वालों ने इसका एक मैकेनिज्म डिवाइस किया हुआ है, उसमें अगर आप रजिस्टर हो जाएं तो वो आपके टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आप हो सकते हैं रजिस्टर। उसमें जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो मैंने ही पैक को बना के देता हूँ। अलबत्ता उसमें जो टेस्टिंग होती है वो कोई और टीचर करते हैं, ठीक है। यानी जिस सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में ही वो टेस्ट होते हैं। लेकिन सर्विसेज की टैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है ना, कि सर्विसेज पे टैक्सेशन का राइट फेडरल का है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आइन है ना जो पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है। अब जो आपका आइन है पाकिस्तान का, उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो 18th अमेंडमेंट, 18वीं जो अमेंडमेंट हुई ना उस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैंने जो आपको बताया शायद 2008 है या 10 है, उसमें की गई। और उसमें अमेंडमेंट करके ये बात लिख दी गई कि सर्विसेज के ऊपर जो टैक्सेशन का राइट है वो प्रोविंसेस का है, वो गवर्नमेंट का नहीं है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने अमेंडमेंट करनी होती है तो 3/4 मेजोरिटी से होती है हमेशा, 75%। उस वक्त उन लोगों ने मिलकर एक अमेंडमेंट कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जब अमेंडमेंट कर दी और जब आपके आइन में लिख दिया, तो फिर आपको उसी को फॉलो करना है ना। अनलेस कि आप दोबारा से 75% मेजोरिटी लेके आएँ और उस 18th अमेंडमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है उसको रिवर्स कर दें। अगर वो रिवर्स हो जाएगी तो वापस एफबीआर के पास राइट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 75%। आपको पता है कि हमारे मुल्क में कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी को भी करने आने नहीं देते 75। अगर किसी का आ भी जाएगा तो जानबूझ के वो 75 नहीं आने देंगे किसी को भी, ठीक है जी। आज का लेक्चर इतना ही है जी। कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।